ड्रामा की शुरुआत होती है एक आवाज के साथ जहां हमें बताया जाता है कि जिन्नों की उत्पत्ति कब हुई। गॉड ने जिन्नों को थर्सडे के दिन बनाया, जिनके अपार शक्ति और सामर्थ्य दिया गया, लेकिन इतने पावर के साथ उनको घमंड होने लगा और इतना बढ़ गया कि वो खुद को गॉड से ऊपर मानने लगे। फिर भगवान ने फरिश्ते भेजे और एक भयानक युद्ध हुआ जिन्नों और फरिश्तों के बीच, जो लगभग 300 साल चला, जिसने लगभग सारे जीनी मारे गए। लेकिन कुछ जीनी बच गए क्योंकि वो युद्ध में गए ही नहीं बल्कि अपने चिराग में ही छिपे रहे। आखिरकार जब ये युद्ध खत्म हुआ तो भगवान ने नए टाइप के जिन्नों को बनाने का सोचा, यानी कि इंसान बनाए, और कहा कि सभी जिनी और फरिश्ते इंसानों के आगे सर झुकाएंगे। किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, केवल एक को छोड़ के। उसे लगता था कि एक मिट्टी से बने इंसान के आगे वो कैसे झुक सकता है। भगवान ने उसे नर्क में भेज दिया, लेकिन जिनी ने कहा, मैं अपना ये स्वरूप टीबी एक्सेप्ट करूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा इंसानों को लालच देकर नर्क में लाएगा, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान बहुत लालची किस्म के प्राणी हैं, जो अपनों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। भगवान ने उसकी ये शर्त मान ली, मगर साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हें कोई नेक दिल इंसान मिला तो मैं तुम्हें नर्क से भी बदतर जगह पर भेज दूंगा। अब यहीं से शुरू हुई जिन्न की असली कहानी, यानी 3 विश पूरी करने वाली। फिर जिन धरती पे आया और कभी चिराग या किसी अंगूठी में रहने लगा, और जो भी उसे आजाद करता वो उसकी इच्छाएं पूरी करता, जैसे उसने इंसानों के बारे में सोचा था। अब तक उसे वैसे ही इंसान मिले, यानी लालची, खुदगर्ज और धोखेबाज। लेकिन फिर उसे एक ऐसी बच्ची मिली जिसने मरते हुए भी अपनी सभी इच्छाएं दूसरों की भलाई के लिए मांगी, जिससे जीनी को भगवान के सजा दी और उसका चिराग धरती में समा गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि अगर मैं दोबारा इस चिराग से आजाद हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा और साबित करूंगा कि तुम भी लालची, धोखेबाज और स्वार्थी हो। मैं एक मिट्टी से बने इंसान के सामने झुक नहीं सकता। वो सदियों से उसी चिराग में पड़ा रहा, इंतजार में कि कब उसे कोई आजाद करेगा। फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड यंग को, जो एक ऐसी लड़की है जिसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उसके अंदर कोई भावना जैसे बची ही नहीं। ठंडी, सुन्नी, ऑलमोस्ट बेजान। वह दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है हमेशा की तरह, और तभी उसकी माँ अचानक उसके सामने आकर बैठ जाती है। माँ उसे देखती है और झुंझलाकर कहती है, क्या ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ? पता चलता है कि यंग पिछले 10 सालों से बिना एक भी दिन मिस किया इसी रेस्टोरेंट में आती है और उसी एक जैसी डिश को ऑर्डर करती है। ना कभी ऊब, ना कभी बदलाव। यंग अपनी माँ को अपनी जिंदगी में हुई सारी बातें बताना शुरू करती है, लेकिन उसकी माँ बीच में ही काट देती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। यंग ठंडी नजरों से उसे देखती है और सख्त आवाज में कहती है, मैं बोल रही हूँ, बीच में मत टोकना। 20 साल बाद पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुन रही हो, थोड़ा भी मिस नहीं किया? माँ उसकी कलाई पर लगी चोट देख लेती है, पूछती है, ये कैसे लग गई? यंग सीधी सी बात कहती है, मेरे काम में ऐसे घाव रोज लगते हैं। माँ फिर वही पुरानी बात दोहराती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसे छोड़ गई थी, तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? यंग बिल्कुल ठंडी आवाज में जवाब देती है, मान लेती हूँ कि मैंने ये आखिरी लाइन सुनी ही नहीं, क्योंकि दादी ने मुझे सिखाया था दयालु होना, जो तुम कभी सिखा ही नहीं पाई। फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है सालों पहले, जब यंग की माँ उसे दादी के पास पैसे की एक थैली देकर छोड़ गई थी। दादी ने गुस्से में चिल्लाया था, किस तरह की माँ अपनी बेटी को ऐसे छोड़ जाती है? गुस्से में दादी ने उस पैसे को जमीन में दफना दिए और उस पर मिर्ची के पौधे लगा दिए। एक दिन स्कूल से फोन आता है, टीचर बताती है कि डिसेक्ट करने वाली क्लास के बाद यंग रोज एक और मेंढक लाने की विनती करती है ताकि उसे फिर काट सके। दादी उसे मेंढक लाकर देती है, लेकिन जैसे ही यंग उसे चीरना शुरू करती है, दादी उसके हाथ से ब्लेड लेकर अपना ही हाथ काट देती है और कहती है, ये भी दर्द महसूस करते हैं, अगर खुद नहीं भुगतना चाहती तो किसी और को भी मत पहुंचाओ। लेकिन उसी पल यंग अचानक भड़क उठती है और दादी का गला दबाने लगती है। दादी भी हार नहीं मानती और हर तरह से उसे रोकती है। एक अजीब सी लड़ाई, भावनाओं की, दर्द की और उसकी टूटी हुई पहचान की। यंग बताती है कि उसके पिता की बहन को भी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता लगभग खत्म। दादी उसे आखिरी नियम समझाती है, ये हमारे उसूल हैं, इन्हें मानकर ही जीना। यंग कहती है, अगर दादी के ये नियम न होते जिन्हें मैं बचपन से निभाती आई हूँ, तो शायद तुम कब की ओबिट्यूरी में छप चुकी होती। वह उठती है और कहती है, चिंता मत करना, अब कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी, और होटल वापस चली जाती है। अगले दिन वह टूरिस्ट ग्रुप के साथ रेगिस्तान जाती है। अचानक तेज रेत का तूफान उठता है। गाइड कहता है, हर 1000 साल में एक जिन्न नाचता है, आज तुम लकी हो जो देख रहे हो। यंग बिना एक्सप्रेशन के बुदबुदाती है, बेचारा, ये तो 2 लोगों का डांस होता है, ये अकेला कर रहा है, इससे ज्यादा अकेला तो मैं भी नहीं हूँ। जब ग्रुप आगे बढ़ जाता है, यंग अकेले दूसरी दिशा में निकल जाती है। दोस्त मैसेज करता है, ट्रिप कैसी है? यंग का जवाब, रेगिस्तान बहुत सुंदर है, खामोश, एकदम परफेक्ट जगह है कि मैं यहाँ कैक्टस लगा दूं और उसके पास खुद को दफना दूं। दोस्त सलाह देता है, गुस्सा आए तो
घड़ी की टिक टिक सुनना। वह कोशिश करती है पर तभी उसका पाँव किसी चीज से टकराता है और वह मुंह के बल रेत में गिर जाती है। वह चीज थी एक पुरानी सी लैंप। वह उसे उठाकर ऐसे पीटना शुरू कर देती है जैसे उसके सारे दर्द उसी में छिपे हों, माँ पर, दुनिया पर, खुद पर। सारा गुस्सा उस लैंप पर निकाल देती है। लेकिन जैसे ही वह शांत होती है, लैंप को उलट पलट कर देखती है और उसी क्षण जिन्न प्रकट हो जाता है। लेकिन याद रहे, यंग रिएक्शन वाली लड़की नहीं है, एक्शन वाली है। वह उसे सीधी आंखों में देखकर बोलती है, तुम कौन हो, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। जिन्न छाती तानकर कहता है, मैं शैतान हूँ लेकिन लोग मुझे जिन्न भी कहते हैं। यंग मुड़कर चल देती है बिना प्रभावित हुए, बिना रुके। जिन्न पीछे पीछे भागता है, रुको, तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा हूँ। और वह ऐसे ठोकरें खाता भाग रहा है जैसे लंबे बालों की वजह से खुद अपने पैरों में उलझ गया हो। यंग जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, देखती है वह पूरा कमरा उसके लंबे बालों से पटा हुआ है। जिन्न ड्रामाई अंदाज में कहता है, 1000 साल हो गए? हाँ, यंग बेपरवाह आवाज में जवाब देती है। 1000 साल में बाल तो बढ़ गए पर दाढ़ी को पता ही नहीं चला। वह बड़बड़ाता है, कितनी बेइज्जती, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपनी कहानी सुनाता है, कैसे यंग की वजह से 1000 साल पहले उस पर श्राप लगा, कैसे लोग लैंप पाने पर उससे 3 विश लेते थे, कैसे उसका असिस्टेंट सैयद उसे दुनिया की खबरें देता था और कैसे उसने कसम खाई थी जब वह लड़की दोबारा जन्म लेगी वह उसे ढूंढकर खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी आखिरी विश ने ही उसे लैंप में कैद कर दिया था। अंत में वह गुस्से से कहता है, और फिर तुम आई, लैंप को ऐसे हिलाया जैसे मेरा पेट ही उलट दोगी। मैंने अभी अभी खाना खाया था औरत। यंग का जवाब, तुम डराते नहीं हो और मैं तुम्हें सीरियसली भी नहीं ले रही। तुम हो क्या? वह मुस्कुराकर कहता है, फर्क नहीं पड़ता, इंसानों को बिगाड़ना मेरा पसंदीदा काम है। यंग, तो मुझसे क्या चाहिए? 3 विश बोलो बस। मरे हुए को जिंदा करना, भविष्य में जाना, मत मांगना। यंग उसे नजरअंदाज करती रहती है लेकिन वह हर जगह पीछे पीछे फिरता है। शॉप, कैफे, ज्वेलरी स्टोर। लोगों को लगता है यंग पागल होकर हवा से बातें कर रही है। वह चिढ़ाकर कहता है, अरे हाँ, बताना भूल गया, दुनिया में सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। यंग चिल्लाती है, वाह, अब सबको लगेगा कि मैं इंसेन हूँ तुम्हारी वजह से। वह हंसकर कहता है, अरे स्वीट हार्ट, तुम वैसे भी थोड़ी साइको हो। यंग गुस्से में लैंप उठाकर समुद्र में फेंक देती है लेकिन जैसे ही कमरे में लौटती है वह आराम से बैठा बाल सुखा रहा होता है। यंग और भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। यंग के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए तो शायद इससे पीछा छुड़ाया जा सके। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम उड़ भी सकते हो? जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो दिखाता हूँ। और अगले ही पल, कुछ सेकंड में वो दोनों दुबई की ऊंचाइयों में थे। जिन्न उसे अपनी बाहों में लिए ऐसे उड़ रहा था जैसे बैटमैन का भी बाप हो। ऊंची इमारत की छत पर उतरते ही यंग नीचे झांककर बोली, वाह, तो तुम वाकई जिन्न हो। बताओ, अगर मैं तुम्हें धक्का दूं तो तुम इंसानों की तरह मरोगे? जिन्न हल्का सा हंसा, थोड़ा नर्वस होकर, तुम मजाक कर रही हो है ना? लेकिन यंग ने मजाक का मतलब भी नहीं दिया। वो सच में उसे किनारे से धक्का दे देती है। पल भर में वो गायब हो जाता है और अगले ही पल उसके सामने फिर प्रकट होता है, इस बार काफी ज्यादा डरावने असली रूप में। जिन्न गुर्राया, अच्छा वाला जिन्न तो अब खत्म हो गया, ये मेरा असली चेहरा है। मुझे ये चेहरा तुम्हें बहुत पहले दिखा देना चाहिए था। उसे 1000 साल पुरानी वो लड़की याद आती है जिसने उससे कहा था, सजा चाहे जितनी बड़ी हो बांट लेंगे। उसकी भलाई उसे आज भी सता रही थी। जिन्न भारी सांस लेकर बोला, मैंने सोचा था जब तुम दोबारा मिलोगी बदली हुई मिलोगी, पर तुम तो पहले से भी ज्यादा बेदिल निकली। फिर ठंडे स्वर में बोला, अब अपनी पहली विश बोलो, मुझसे माफी मांगो और अपनी जान बचाओ। उसने यंग की गर्दन पकड़ ली, जोर से दबाते हुए कहा, 3 ख्वाहिशें पूरी होते ही, जैसे ही मेरी बेड़ियां टूटेंगी, सबसे पहले तुम खत्म होगी। लेकिन यंग उसके गला दबाने पर भी शांत, ऑलमोस्ट मुस्कुराते हुए फुसफुसाती है, तो कर दो, अभी कर दो। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खुश पल है। पहली बार मेरा दिल सच में धड़क रहा है। जिन्न वहीं जड़ हो गया। ये लड़की मौत के इतने करीब होकर खुश कैसे है? वो उसे छोड़ देता है और यंग सीधा आसमान से गिरती है लेकिन नीचे जाते हुए भी पागलों की तरह हंसती रहती है। जिन्न फिर उसे पकड़ लेता है हवा में ही और दहाड़ता है, अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ तो मैं इंसानों की पूरी नस्ल मिटा दूंगा। तुम लोग इतने भ्रष्ट कैसे हो गए? अब तो शैतान को भी तुम लोगों को बहकाने की जरूरत नहीं। और फिर वो गायब हो जाता है, यंग को हवा में अकेला गिरता छोड़कर। बाद में कैसे भी करके यंग अपने कमरे पहुंची, बेसुध होकर सामान पैक किया और वो लैंप दुबई के होटल में ही छोड़कर निकल पड़ी। वो फ्लाइट में बैठ गई लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, वहीं उसकी सीट पर जिन्न आराम से बैठा चिप्स खा रहा था। उसने चिढ़कर कहा, ये बाल जिन पर तुम इतना घमंड करते हो, गांव पहुंचने से पहले कटवा दूंगी। जानते हो मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं अपने बालों पर? जिन्न ने मुंह बनाकर कहा, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे गांव में तुमसे भी लंबे बाल लेकर पहुंचूं? गांव पहुंचते ही यंग ने उसे अपनी दादी और दोस्तों से मिलवाया। लोग बोले, अरे वाह, तुम शादी कराई? यंग हड़बड़ाकर हंस पड़ी, नहीं, ये बस मेरा रूममेट है, सुवनीर जैसा। जिन्न पीछे खड़ा
बड़ा अजीब सी मुस्कान देता रहा। उसका नाम पूछने पर उसने कोई अजीब सा भूतपूर्व जमाने वाला नाम बता दिया। यंग तुरंत उसे घसीटकर गैरेज ले गई और डांटने लगी। तभी दादी अंदर आई, हाथ में एक्स देखकर बोली, अच्छा आज किसे मारने का प्लान है? हमारे रूल्स भूल गई? जिन्नत तुरंत गायब हो गया और यंग खुद से ही बात करती रह गई। यंग का गुस्सा बढ़ने लगा तो दादी ने वही पुराना तरीका अपनाया, घड़ी की टिक टिक सुनाते हुए उसे शांत करना। फिर फ्लैशबैक, कैसे दादी ने उसे बताया था तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन अब नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। यंग के पैर पटकने, रोने, चिल्लाने पर दादी ने उसे 60 सेकंड काउंट करवाए और शूज में पत्थर डलवाए ताकि उसे दर्द याद रहे और कभी दूसरों को दर्द देने का मन न करे। यंग चिढ़कर बोली, दादी आप बहुत बोलती हो, मुझे समझ नहीं आता कि आपसे छुटकारा कैसे पाऊं। दादी मुस्कुराई, अच्छे से पढ़ाई कर, नौकरी कर, खुद का घर ले, फिर मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। और वही दिन से यंग पढ़ाई में टूट पड़ी, टॉप ग्रेजुएट बनी और अपना मैकेनिक वर्कशॉप खोला। आगे दादी ने जिन्न को कॉर्नर करके पढ़ाई लिखाई पूछी। जिन्न कुछ समझा ही नहीं और भाग निकला। अगले दिन कुछ गांव वाले फुसफुसाए, ये लड़की साइको है। यंग ने गाड़ी रोकी और बोली, साइको नहीं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दादी बोली, हमने बहुत मेहनत से इसे पाला है, ये किसी को चोट नहीं पहुंचाती, रूल्स में रहती है। जिन्न पास खड़ा हंस पड़ा, पूरे गांव ने मिलकर इसे पाला? एक बूढ़ी औरत ने बताया, जब भी ये कोई तेज चीज उठाती या किसी जानवर को चोट पहुंचाने लगती, हम उससे वो चीज छीन लेते थे और इसकी एनर्जी दूसरी जगह निकाला देते थे। फिर जिन्न को सड़क पर वीडियो गेम कंसोल मिला, उसे खेलते ही एडिक्शन हुआ। पूरा दिन एक बच्चे से हारता रहा। पैसे खत्म होने पर वो यंग से पैसे मांगने आया। यंग ने गुस्से में मना कर दिया। उस रात जिन्न ने गाड़ी के सामने आकर रास्ता रोका और बोला, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैंने बस उधार मांगा था। यंग ने बिना सोचे गाड़ी चढ़ा दी। जिन्न कराहता हुआ बोला, मैं तो बस खेलना चाहता था। फिर वो अपने असिस्टेंट सैयद के पास गया। सैयद ने उसे पैसे दिए, सीधे रास्ते पर रहो बेटा। लेकिन जिन्न तो यंग की मेंटल इंस्टेबिलिटी देखने निकल पड़ा। लोगों ने उसे बताया, ये लड़की इंसान नहीं, करप्शन का चलता फिरता रूप है। उसने फैसला किया, अब देखता हूँ ये दूसरों की जान की कितनी परवाह करती है। वो यंग को जिम में बंद करके बोला, पूरा जिम जल जाएगा, आग पूरे शहर में फैल सकती है, सैकड़ों लोग मर सकते हैं, तुम ही बचा सकती हो। यंग ने शांति से जवाब दिया, आज अगर कोई मरेगा तो वो तुम होगे। और पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जिन्न को पकड़कर इतना पीटा कि फायर फाइटर्स को बीच में आना पड़ा। जिन्न हांफते हुए बोला, कायज मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। यंग ने और जोर से पीटते हुए कहा, आज तुम्हें तुम्हारे भगवान के पास भेजकर ही छोड़ूंगी। बाद में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मई के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी जिन्न पानी की मशीन से निकलकर प्रकट हुआ। यंग उस पर चिल्लाई, लेकिन वो इनविजिबल मोड में था। लोग समझे वो फिर अपने आप से बातें कर रही है। यंग उसे बाहर खींच कर लाई और एक लड़की का हेयर क्लिप उसके हाथ में पकड़ा दिया, जब इनविजिबल बनो इसे पहन लेना, कम से कम मुझे तो दिखाई दोगे। लोग पहले ही मुझे अजीब समझते हैं, और बदनाम मत करो। जिन्न बोला, गुड ब्लेस यू, ये स्यूवेनियर अपने पास रख सकता हूँ? यंग ने आंखें घुमाई, तुम विशेष के पीछे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? यंग ने उसे घूर कर पूछा, तुम मुझसे छुटकारा पाना इतना जरूरी क्यों समझते हो? जिन्न ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे 1000 साल कैद रखा, तुमसे छुटकारा क्यों नहीं चाहूंगा? यंग ठंडी आवाज में बोली, सबूत है? जिन्न दहाड़ा, मैं तुम्हारे बगल में बैठा था जब तुम मेरी आंखों के सामने मिट्टी की तरह बिखर रही थी। तुम्हारी गंदी मिट्टी की खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरा असिस्टेंट, उसने तुम्हारी पूरी पिछले जन्म की कहानी देखी है। यंग ने कहा, ठीक है, एक डील करते हैं। वो शांत चेहरे से बोली, मैं पहली विश इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हम एक खेल खेलेंगे, अगर मैं जीत गई तो बाकी 2 विशेष आसान सी चीजों पर खर्च कर दूंगी और तुम हमेशा के लिए आजाद। उसकी शर्त, पहले 5 लोग जिनसे वो मिलेंगे, हर किसी को 3-3 विशेष मिलेंगी। अगर उनमें से ज्यादातर ने भ्रष्ट विशेष मांगी तो जिन्न जीतेगा, मतलब इंसानियत आधिकारिक रूप से बर्बाद, और ये यंग की पहली विश मानी जाएगी। जिन्न ने हेयर क्लिप लगाया और बोला, चलो शुरू करते हैं। पहला इंसान, गांव की स्टोर कर्मचारी। वो मुस्कुराकर बोली, जी सर, क्या चाहिए आज? दूसरा, यंग की पुरानी क्लासमेट जो अब बैंक में काम करती थी। जिन्न बड़बड़ाया, आज के कस्टमर्स इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? ऐसा लग रहा है मेरी करप्शन स्पीड बढ़ जाएगी। फिर एक कुत्ता आया। जिन्न बोला, तीसरा कस्टमर। यंग ने माथा पीट लिया, ये बोल नहीं सकता, जीनियस। इसके बाद एक रेस्तरां ओनर का बेटा और एक नया विलेजर जो यूट्यूब चलाता था। यंग ने गिनकर कहा, 5 पूरे। अब तुम्हारी बारी, मैजिक शुरू करो। अगले दिन जिन्न मिस्टर सैयद से बैठकर बोला, मैं इससे हार नहीं सकता, वैसे भी ये 80 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगी, मैं बस छुप जाऊंगा, इसके मरते ही आजाद हो जाऊंगा, मैजिक कारपेट लेकर उड़ जाऊंगा, आखिर में निकलेगा मैं अलादीन का कुसिन हूँ। फिर वो यंग की दादी के घर गया। यंग को मत बताना कि मैं आया था, बस वो सलाद बाउल दे दो, और फिर कारपेट पर उड़ गया। लेकिन उसी वक्त फाइटर जेट्स ने उसे पकड़ लिया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, कोरिया और जापान के बीच एक रहस्यमयी उड़ता ऑब्जेक्ट। यंग चिल्लाई, एक सलाद के बर्तन
धन के लिए 2 देशों की लड़ाई करवाने चले थे और बोलते वो अकेला रहना चाहता था। फिर उसने गंभीर होकर कहा, अगर उन 5 लोगों में से किसी एक की विश दुनिया बदल दे तो मैं कैसे उसे वापस लाऊंगी। सुबह सुबह जिन्न उससे रूफटॉप पर मिला। उसने एक पंख निकाला और कहा, इस फेदर से जो भी लिखोगी सच हो जाएगा दुनिया के अंत तक। तभी बिल्डिंग ओनर आया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और अगले ही पल वो अजीब आदमी यंग को पकड़कर छत से फेंक देता है, लेकिन वो खुद कूद कर यंग को बचा लेता है और उसके काले पंख खुल जाते हैं। यंग ने पूछा, अगर उड़ सकते थे तो चिल्लाए क्यों? वो शर्म से बोला, नर्वस हो गया था। यंग ने मौका देखकर फेदर खींचा और भाग गई। वही फीटर असल में वही जादुई पेन था। जेनी का असिस्टेंट प्रकट हुआ, तो तुम आजाद हो गए? जिन्ना गुस्से में बोला, तुम हमेशा कहते थे लोग मैं करप्ट करता हूँ, लेकिन देखो इंसानियत 1000 साल में गायब रहा और वो खुद इस दुनिया को युद्ध और लालच से खा गए। असिस्टेंट बोला, मैं यहाँ नहीं होना चाहिए। जिन्ना दहाड़ा, बस तुम्हारी बारी भी आएगी। अब पहला कस्टमर, वही स्टोर वाली लड़की। उसका बॉस उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो स्टोरेज रूम में गई और उसे एक लैंप मिला। जिन्ना सामने आया, 3 विशेष मांगो। गुस्साए हुए लड़की बोली, मुझे वेडिंग इवेंट का मैनेजर बना दो। और पफ, सच हो गया। उसने तुरंत अपने बॉस से बदला ले लिया। यंग उससे मिली। लड़की बोली, कार ऑनेल बदलवाने नहीं आई? यंग ने ठंडे अंदाज में कहा, नहीं हनी, मैं इम्पोर्टेड कार ले रही हूँ, मेरी चिंता मत कर। उसे बस इतना दुख हुआ, उसका वर्कशॉप एक रेगुलर कस्टमर खो चुका था। तभी उसे मई से पहली दोस्ती याद आई। स्कूल में कुछ लड़कियां मई को तंग करती थीं। यंग ने सीधा धमकी दी, अगर फिर देखा तो तुम्हें वहीं जला दूंगी। और ये मजाक नहीं था, वो सच में गैसोलीन लेकर बाथरूम में घुस गई थी। उस दिन के बाद मई उसकी सबसे करीबी बन गई और उसके सपोर्ट से डेंटिस्ट भी बनी। फिर सैयद ने जिन्न को यंग की असली कहानी बताई। वो एक साथ कई काम करती है, सख्त रूटीन में जीती है, क्लिफ क्लाइंबिंग, डीप डाइविंग, सब सिर्फ इसलिए करती है ताकि एक दिन एक्सीडेंट में मर जाए, नेचुरल डेथ। वर्कशॉप में उसने कोफिन तक बना रखे थे, हर संभावना के लिए रेडी। सब कहते वो अपनी दादी के मरने का इंतजार कर रही है, फिर खुद भी चली जाएगी, बैटरी खत्म जैसी। साइद ने पूछा, अगर यंग मर गई तो तुम बदला कैसे लोगे? जिन्न बोला, मैं दादी की तबीयत की हिफाजत करूंगा, वो मरेंगी ही नहीं। फिर जब भी दादी हल्का बोले, कमर में दर्द है, जिन्न दौड़कर उनका सारा काम कर देता। धीरे धीरे दादी इतनी आराम में रहने लगी कि बिल्कुल ठीक होते हुए भी बीमार बनने का नाटक करने लगी। फिर सैयद आया और बोला, यंग को कुछ याद नहीं। जिन्न भड़क गया, क्या? जिसने मुझे 1000 साल कैद रखा, उसे याद भी नहीं? वो राइचस थी, अच्छी इंसान थी, अब ये सब भूलकर मुझे बेवकूफ बना रही है। शायद बोला, उसे बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही पीछे खड़ी है। यंग चुपचाप चली गई। जिन्न पीछे से बोला, हे आउटफिट अच्छा लगा, कहाँ जा रही हो? फिर उसे मई की क्लिनिक, शॉपिंग और फिर जिन्न के साथ खाना खाते दिखाया गया। शहर की स्काई स्क्रेपर्स देखकर यंग बोली, मुझे वहाँ ऊपर ले चलो। जिन्न बोला, पर वादा करो दोबारा मुझे धक्का नहीं दोगी। वो उसे ऊपर ले गया और वहाँ यंग ने अचानक कहा, मुझे तुम पसंद हो। जिन्न उछल पड़ा, क्या? ऐसे कौन कन्फेस करता है? डर गई थी मैं। उसने पूछा, क्यों पसंद हूँ? यंग बोली, क्योंकि तुम इंजन जैसे हो, तुम्हारी फीलिंग समझने में एफर्ट नहीं लगता, कंफर्टेबल हो। जिन्न ने लंबे सांस ली, वाह, मैं अब कार इंजन बन चुका हूँ। फिर बोला, रोमांस चाहिए? ठीक है। और उसने पूरे शहर की लाइट्स बंद कर दी ताकि यंग तारे देख सके। दोनों ने एक जादुई खूबसूरत रात बिताई। अगले दिन यंग बस उसी पल को फिर जीना चाहती थी, लेकिन जिन्न उससे दूर भागता रहा और वो उसके पीछे। फिर उनका सामना हुआ दूसरे कस्टमर से, वही बैंक कर्मचारी। उसने यंग का अकाउंट खोलते ही उसके बैंक बैलेंस देखकर जलन में पागल हो गई। उसी रात गांव में बड़ा फेस्टिवल था, सब गए, बस यंग अपने वर्कशॉप में अकेली रही। वहीं आया द एंजल ऑफ गुड। यंग ने पूछा, तुम आखिर हो क्या? कौन सी स्पीशीज? और तुम्हारे पंख इतने काले क्यों हैं? वो बोला, अगली बार पिंक कर लूंगा। यंग ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मैंने नोटिस किया है तुम दान पुण्य करते हो और जिन्हें खिलाते हो वो तुरंत मर जाते हैं, क्यों? वो बोला, दूसरे तरीके से सोचो, मैं उनके दिल में शांति भरने आया हूँ। यंग ने पूछा, और रूल्स क्या हैं? प्यार व्यार अलाउड है? एंजल बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। यंग मुस्कुराई, तो देर हो गई स्वीट हार्ट, दिल तो तुम ले ही चुके हो, अब निकलो वरना पानी छिड़क दूंगी। अगले दिन हम पहले ग्राहक से मिलते हैं, वही महिला जो ब्रांच मैनेजर बन गई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। उसकी प्रमोशन जितनी तेज थी उतनी ही जल्दी उसे पछतावा भी हो गया। परेशान होकर वो वापस लैंप के पास गई और अपनी दूसरी विश मांगी, मुझे 20 साल पीछे भेज दो, लेकिन मेरी मैनेजरियल पोजीशन और मेरी दौलत दोनों बनी रहे। जिन्न ने विश पूरी की और पलक झपकते ही वो 20 साल अतीत में पहुंच गई। इधर प्रेजेंट में यंग अपने ऑफिस में थी, तभी उसका एक पुराना सहयोगी आया और बोला, हम अभी अभी अपनी वाइफ और बेटे के साथ तुम्हारे पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। उसी समय पास्ट में जिन्न की मुलाकात यंग के बचपन वाले वर्जन से हुई, छोटी यंग। जिन्न मुस्कुराकर बोला, अब जब हम पास्ट में आ ही गए हैं तो हेलो तो बनता है। लेकिन छोटी यंग
यंग ने एक बड़ी चट्टान उठाई और उसका निशाना जिन्न का माथा। धड़ाम। प्रेजेंट में यंग को अचानक एक अजीब सी मेमोरी पेन महसूस हुई। पास बैठा कोवर्कर बोला, फायदा नहीं, तुम अब भी पहले जैसी अजीब हो। रात को जिन्न फिर से यंग से छुप रहा था और यंग उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो रही थी। जैसे ही उसे मिल गया, यंग उस पर टूट पड़ी। तुम बार बार गायब क्यों हो जाते हो, हर बार। उसी वक्त उनका क्लाइंट डॉग आकर भौंकने लगा। जिन्न ने तुरंत मिस्टर सैड को बुलाया। भाई ट्रांसलेट करो, इसे 3 विशेष देनी है। और फिर शर्त रखी, इस कंडीशन पर कि गांव के सारे कुत्तों को समझाओ यंग को देखकर भौंकना बंद करें, नहीं तो सबको बिल्ली बना दूंगा। कुत्ते की पहली विश थी, मैं 40 साल का हैंडसम अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। अगले दिन यंग फिर वुडवर्क कर रही थी। इस बार कॉफिन नहीं, एक टेबल। खुशी की बात, दादी ने फोन करके अपनी डायरी के नोट्स पढ़े। फोन रखते ही यंग गुस्से में जिन्न के पास गई। ये लो तुम्हारा टूटा हुआ मैजिक। दादी ने वो चीज पढ़ ली जो मैंने उस फीतर से लिखी थी, जबकि तुमने कहा था कोई नहीं पढ़ पाएगा। अब हमें नोटबुक और पेन दोनों छुपाने पड़ेंगे। जिन्न बोला, सबसे सेफ जगह लैंप के अंदर। वो उसे लैंप के भीतर ले गया। अंदर अंधेरा सन्नाटा। जिन्न बोला, देखो मैं यहाँ इतने साल अकेला रहा हूँ। यंग ने कहा, ठीक है, घर जैसा बनाते हैं। और उसने जिन्न से फर्नीचर मंगवाया, डेकोर करवाया। लैंप एक कोजी कपल हाउस जैसा लगने लगा। सफाई करते हुए अचानक वैक्यूम क्लीनर खुद चल पड़ा और लैंप के अंदर बने एक चमकते हुए गेट में गायब हो गया। जिन्न चिल्लाया, ये पोर्टल है, इसे पार किया तो 1000 साल बाद ही वापस आ पाओगे। तुम्हें उस एंजल को हराना होगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं। फिर दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हुए हंसने चिल्लाने लगे। पहली बार दोनों इतने खुश दिखे। बाहर दादी को लैंप से अजीब सी आवाजें आईं, जैसे फर्नीचर टूट रहा हो। दोनों लगभग एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी पड़ोसी ने दादी को आवाज लगा दी। कुछ देर बाद यंग ने दादी को रोते हुए देखा। यंग ने पड़ोसी से पूछा, दादी रो क्यों रही हैं? वो बोला, फारग, वो स्कल्प्टर जिसने तुम्हें कार्विंग सिखाई थी वो अब नहीं रहा। यंग ने ठंडे लहजे में पूछा, तो दादी रो क्यों रही हैं? दादी अपने डर के बारे में बात कर रही थी। उन्हें यंग की चिंता थी। उन्हें डर था कि यंग के साथ अचानक कुछ बुरा हो सकता है। रात को यंग ने जिन्न से कहा, मेरी दादी ने डायरी में एजिंग सिम्टम्स लिखे हैं, वो सब समझ रही है। वो डरी हुई है। मैं अपनी दूसरी विश इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जिन्न बोला, सोच समझ कर, ये बड़ी विश है। यंग बोली, मैं दादी को खो नहीं सकती। मैं चाहती हूँ वो मेरी उम्र की हो जाए। फिर से यंग। जिन्न ने कहा, अभी मत विश करो, 3 दिन रुको। यंग बोली, ठीक है, 3 दिन बाद करूंगी। फिर उसने दादी से कहा, अपने दोस्तों को बताओ ट्रिप पर जा रही हो, थोड़ा एंजॉय करो। उधर पहली कस्टमर जो वापस अतीत में गई थी, अपनी बेटी को कॉल कर रही थी, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। जब वो सिटी वाले अपार्टमेंट पहुंची, वो जगह पूरी तरह बर्बाद थी। बेटी कहीं नहीं थी। आखिर बेटी का फोन आया। उसने चीख कर कहा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। महिला टूट गई। उसे समझ आया, मैनेजर बनने से पहले उसका अपनी बेटी से रिश्ता अच्छा था, अब सब बर्बाद। तभी जिन्न प्रकट हुआ, तुम्हारे पास अभी एक आखिरी मौका है। तीसरी विश से सब पहले जैसा कर सकती हो। वो चीखी, नहीं, इतना भी नहीं, मैं अपनी तीसरी विश यूं ही वेस्ट नहीं करूंगी। इसी दौरान यंग ने अपनी दूसरी विश एक्टिवेट की और जब दादी घर लौटी, वो अपनी जवानी के पूर्ण रूप में थी। यंग दंग रह गई। दादी, आप इतनी खूबसूरत थी। दादी ने मिरर देखा और शौक में बार बार बेहोश होने लगी, शायद 8 से 9 बार। यंग खड़ी रही, फेस एक्सप्रेशन, ये रोज का काम है। एंजल का असिस्टेंट अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा था। यंग की दूसरी विश नोबल है, सेल्फलेस है। वो लैंप के पास पहुंचा। जिन्न चिल्लाया, अरे नॉक करके आते हैं। ये लैंप भी एक पवित्र जगह है और हमेशा की तरह। एंजल को और जिन्न फिर स्मॉल फाइट्स में पड़ गए, कौन सही कौन गलत। लेकिन असली मुसीबत दादी थी, नई जवानी लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर शॉपिंग, रैंडम चीजें खरीदना और यंग को पागल कर देना। यंग बुदबुदाई, गलती मेरी ही है, मैंने ही ये किया। उसने दादी को बैठाकर नए रूल्स समझाए, कैसे बिहेव करना है जब आपकी उम्र अचानक 18 बन जाए। उस रात एक विलेजर, उनका एक क्लाइंट, कार चलाते समय एक गैजल से टकरा गया। वो जैसे ही उसे मारने वाला था, जिन्न प्रकट हुआ, 3 विशेष हैं तुम्हारे पास। वो हंसकर बोला, ओह, गैजल के लिए रिग्रेट हुआ। जिन्न ने गैजल को हील कर दिया। पहली विश पूरी, 2 बची। इन्हें सच में जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करना। आदमी गुस्से से फट पड़ा। पहली विश बेकार चली गई। सुबह मिस्टर सैयद दौड़ता हुआ आया। यंग ट्रेनिंग सेंटर में अपनी दोस्त के साथ डांस कर रही है। जिन्न तुरंत वहां पहुंचा। दोस्त गिर गई। जिन्न मुंह से निकला, ओ माय गुडनेस, ठीक हो? तभी बैंक मैनेजर आया और अपनी कर्मचारी, वही जलन वाली औरत को बुलाया। उसने पूछा, यंग को जानती हो? औरत बोली, इतनी भी करीब नहीं। मैनेजर बोला, अजीब, वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स में से है। उसकी जेलसी आसमान पर पहुंच गई। तभी जिन्न उसके सामने आया। 3 इच्छाएं, बोलो। औरत ने शातिर मुस्कान दी। यंग के अकाउंट के सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जिन्न बोला, मतलब तुम रिच बनना चाहती हो? वो बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ उसका हर डॉलर मेरे पास आ जाए। जिन्न ने सिर पकड़ लिया। इस गांव में सब पागल क्यों हैं? लेकिन विश तो विश है। उसने विश पूरी कर
कर दी और जाकर यंग को बताया। यंग ने गहरी सांस ली। ठीक है, इस राउंड में तुम जीत गए। उसने पूछा, लैंप के अंदर जो आवर ग्लास है वो चल क्यों नहीं रहा? और जैसे ही उसने उसे छुआ, यंग की आंखों के सामने पुरानी यादों की चमक दौड़ गई। उसे समझ आ गया, जो सपना वो इतने दिनों से देख रही थी वो सपना था ही नहीं, वो असली यादें थी। अगले दिन अपनी वर्कशॉप में यंग की नई पड़ोसी आया अपने बेटे के साथ गाड़ी ठीक करवाने। वो लड़का बातूनी, थोड़ा शरारती और हल्का सा लंगड़ा कर चलता था। वो बोला, क्या आपको गोरेल नाम की प्राचीन राज्य की कहानी पता है? यंग ने माथा पकड़ लिया। कृपया कहानियां मत सुनाओ, सर दर्द है और मुझे बच्चे पसंद नहीं। उसने मिस्टर सैयद को बुलाया कि दुकान संभाल ले और खुद बाहर निकल गई। उधर लड़का वर्कशॉप में रुका रहा और उसने नोटिस किया कि उसकी परछाई किसी विशाल काले चीते जैसी दिख रही थी। इधर यंग अपनी दादी को ढूंढने गई, जो अब घर में रहती ही नहीं थी। वो उन्हें माई के साथ कैफे में हंसते बतियाते देखकर झुंझलाकर वापस लौट आई। रात को आईने के सामने खड़ी होकर घड़ी वाली झलक याद करते हुए बुदबुदाई, आखिर मैंने उस वक्त विश क्या मांगी थी? तभी उसने एंजल के असिस्टेंट को बाहर देखा। वो बाहर निकलकर बोली, क्यों आए हो? वो बोला, सुना है तुमने अपनी दूसरी विश इस्तेमाल कर ली। यंग तुनक कर बोली, और इससे तुम्हें क्या? तुम कोई विश पुलिस हो? वो गंभीर होकर बोला, कभी सोचा है जिन्न तुम्हें खत्म क्यों करना चाहता है? यंग बोली, क्योंकि मैंने उसे लैंप में बंद किया था, इतनी सी बात। वो धीरे से झुककर बोला, तो तुम सच्चा कारण जानती ही नहीं? यंग का मन एक पल को ठिठक गया। अगर सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, सब अपनी आंखों से देखोगी। यंग बोली, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? वो मुस्कुराया, क्योंकि जिन्न तुम्हारा दुश्मन है और मैं उसका दुश्मन हूँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यंग ने आंखें घुमाई। बकवास खत्म हो गई? उसने पास पड़े छोटे पपी को उठाया, हल्का सा उसके सिर पर मारा और बोली, अब हटो यहाँ से। उसका प्लेफुल सा थप सीधे असिस्टेंट तक पहुंचा, जो मिस्टर सैयद से बात कर रहा था। वो सिर पकड़कर बोला, ओह बढ़िया, कल तो वो तूफान बनकर मेरे पीछे पड़ेगी। अगले दिन जिन्न यंग की वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहाँ सरकारी अफसर खड़े थे। जांच चल रही थी। एक आदमी फुसफुसाया, स्वर्गीय सिपाहियों के चीफ ने तुम्हारी शिकायत की है। कल तुमने उन्हें समन किया था। यंग ने तंज कसा, तो अब यहाँ अपना परिचय देने आए हो? अफसर एक मिसिंग केस की तफ्तीश कर रहे थे। यंग बोली, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन विक्टिम की तस्वीरें मैं खींच दूंगी। उनके जाते ही उसने ड्रॉवर खोला। अंदर एक कागज का टुकड़ा था, जिसमें एक सुनहरा बाल चिपका था, बिल्कुल उसी शेड का जैसा मिसिंग लड़की का था। वो उसे उसी रेस्टोरेंट वाले लड़के की गाड़ी से मिला था, जो कार सर्विस कराने आया था। उधर यंग की रिजुविनेटेड दादी मैं के साथ फिर बाहर घूम रही थी। नए कपड़े, नई स्टाइल, नया कॉन्फिडेंस। कुछ गांव वालियों को शक होने लगा, ये नई जवान लड़की कौन है? कहीं दादी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? आखिरकार पूरा समूह यंग के घर पर धावा बोल देता है, आरोप लगाते कि वो अपनी दादी को छुपा रही है। तभी अचानक एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ दादी बोल रही थी, मैं घूमने गई हूँ बेटियों, 2-3 महीने में लौट आऊंगी। मौसम यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन ये दादी नहीं थी, ये जिन्न था, जो उनका रूप लेकर यंग को बचाने आया था। फिर भी यंग गुस्से से फट पड़ी, क्योंकि गांव वालों की बातें उसके दिल में बहुत चोट करती थी। उसी रात असली दादी बोली, मैं कुछ दिन गायब रहूंगी बेटी, ताकि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी न हो। दादी के जाने के बाद यंग ने जिन्न का सामना किया। गलती मेरी है, जो एक नाकाम जिन्न से विश कर ली। नाकाम, ये शब्द जिन्न के दिल में कील की तरह उतर गया। वो चुप खड़ा रहा, लेकिन आंखों में तकलीफ साफ थी। इस बीच जेवलस बैंक कर्मचारी ने फिर जिन्न को बुलाया और बोली, यंग की ट्रांसफर लिमिट बढ़ा दो, मुझे और पैसे चाहिए। लोभ ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। वो यह भी नहीं सोच पाई कि वो विश करके दुनिया की सबसे अमीर औरत बन सकती थी। उसकी हर चाह का एक ही टारगेट था, यंग। वो जिन्न को उसकी पास्ट वाली लड़की की याद दिलाती थी, जिसने एक बार कहा था, मेरा दिल तुम्हारा है, और यही उसकी दूसरी विश थी। यंग बैंक पहुंची और अपने अकाउंट में लाखों जमा कर दिए। उधर जिन्न सड़क पर बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था। तभी वही छोटा लड़का दिखा, जिसके हाथों पर चोट के निशान थे। जिन्न ने पूछा, ये मार्क्स? लड़का बोला, छोड़िए, घर की प्रॉब्लम्स हैं। फिर डरते डरते बोला, काश मैं बड़ा होता, ताकि माँ को डिफेंड कर पाता उस आदमी से। जिन्न मुस्कुराया, ओह सही जगह आए हो, मैं सबसे टॉप विश ग्रांटर हूँ। उसने लड़के के अब्यूजिव स्टेपफादर को ढूंढ निकाला, उसे मरुस्थल में घसीट ले गया। अब तू मेरी प्रॉब्लम है। उस बच्चे से पंगा लिया, वो मेरा दोस्त है। आदमी चिल्लाया, हेल्प, कोई है? कोई मर रहा है। जिन्न बोला, मैं तो कोई आदमी नहीं देख रहा जो 12 साल के बच्चे पर हाथ उठाए। वो मर्द नहीं होता। इधर बैंक में मैनेजर ने जेलस एम्प्लॉय को बुलाया, तुम यंग के पैसे चुरा रही हो, सारे ट्रांजैक्शन तुम्हारे अकाउंट में जा रहे हैं। वो बुरी तरह घबरा गई, मैं इनोसेंट हूँ, बस आपकी तरह ही। मैनेजर बोला, चोरी की सजा नहीं दूंगा, लेकिन बेवकूफी की जरूर दूंगा। उधर यंग टाई के पास पहुंची, मुझे पास्ट में वापस ले चलो, जैसा तुमने कहा था, मैं सच्चाई देखना चाहती हूँ। ताई ने हामी भरी और पलक झपकते ही यंग 1000 साल पीछे पहुंच गई। रेत से भरा रेगिस्तान, एक बड़ा कैरावन और उसके बीच दो छोटे बच्चे। अचानक जंगल
जंगली कुत्तों का झुंड हमला करता है। कारवां वाले फैसला करते हैं एक लंगड़ा कर चलने वाले बच्चे को बैट बनाकर फेंक दे। वो बच्चा था यंग का भाई। यंग चीख रही थी, रो रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी जिन्न प्रकट हुआ। ये विशेष का पल है। पहली विश क्या है? उसकी पहली विश भाई को बचाना और उसे लंबी उम्र देना। दूसरी विश सभी बच्चों को बचाना ताकि किसी बच्चे को कभी बेट की तरह इस्तेमाल न किया जाए। ताई प्रकट हुआ, तुम्हारा इरादा अच्छा था लेकिन तुम्हारी विशेष के कारण कई लोग मारे गए। यंग टूटकर रो पड़ी, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी जिन्न आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। यंग बोली, हम दोनों से गलती हुई है, अब हम दोनों को अपनी सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। यही उसकी आखिरी विश थी। और उसी पल जिन्न लैंप में कैद हो गया। अब दृश्य कट होता है एक यूट्यूबर पर जो अपने कमरे में बैठा बड़बड़ा रहा था, काश गांव में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, क्राइम हो, रहस्य हो, मैं वीडियो बनाऊं, वायरल हो जाऊं। जिन्न ऑनलाइन था, उसने उसकी विश पूरी कर दी। यूट्यूबर अचानक एक गुप्त जगह पहुंचा जहां जमीन में दबी हुई लाश थी। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। पुलिस पहुंची और पूरे गांव का शक सीधे यंग पर गया। इधर यंग की दादी सुपरमार्केट में थी जहां गांव की दो महिलाएं को बात करते देखा। वो शेल्फ के पीछे छुपकर खड़ी थी और सामने दो औरतें किसी हत्या के बारे में फुसफुसा कर बातें कर रही थी। जरूर यंग ही होगी, गांव में अजीब तो वही है, एक ने कहा। दूसरी ने तुरंत पलटकर कहा, बेफालतू बकवास मत करो, इंसानी शरीर गलने में 20 साल लगते हैं। तब यंग तो बच्ची थी, वो कैसे कर सकती थी? दादी यह सब सुनकर भीतर तक हिल गई। घर लौटी तो यंग से बोली, लोग क्या कहते हैं, कैसी बातें करते हैं, सब नजरअंदाज कर देना बेटी। पर यंग ने जैसे बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है दादी, चलिए खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। बाद में सब्जियां लेने खेत पहुंची तो वहाँ बैंक वाली वही औरत मिल गई जिसने उससे चोरी की थी। औरत ने अकड़ते हुए कहा, बैंक को फोन करके कह देना कि तुमने मुझे पैसे अपनी मर्जी से दिए थे। यंग ने बेहद शांत आवाज में कहा, लेकिन तुमने चोरी की है, बैंक फोन करेगा तो मैं सच बताऊंगी कि तुम चोर हो। औरत ने होंठ टेढ़े किए, आखिरी वाले विश से तुम्हें मरवा भी सकती हूँ। यंग की आंखों में एक ठंडा नुकीला सा सुकून चमका, अगर मैं मर गई तो मेरी सारी जायदाद दादी को मिलेगी और वो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देंगी। और हाँ, विशेष से किसी की मौत नहीं होती, और मेरी जिंदगी तो वैसे भी तुम्हारी पूरी दुनिया का केंद्र है, इसलिए हार तुम्हारी ही है। वो हल्के हल्के मुस्कुरा दी, अपनी हारी हुई बाजी का मजा लो। उस रात यंग और जिन गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बैठे अपने पसंदीदा शौक में खोए थे, तारों के नीचे लंबी बातें। जिन ने उसकी सख्ती को पिघलाने की कोशिश में नरम आवाज में कहा, अगर कभी थक जाओ तो मेरा कंधा हमेशा यही है। यंग शरारती मुस्कान के साथ बोली, ओह मुझे इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। और झुकते ही उसने उसे पैर से हल्का सा धक्का दिया। जिन धड़ाम से नीचे जा गिरा। इसी दौरान मी घर पहुंची और यंग की दादी को बाहर आते देखा, युवा, चमकदार, बिल्कुल नई उम्र में। मी ने घबराकर पूछा, ओह आप यंग की दोस्त हैं? तभी यंग और जिन अंदर आए और मी ने शक भरी नजर डाली। एक दोस्त घर से बाहर आ रहा है और दूसरा अंदर जा रहा है, मामला क्या है? यंग हड़बड़ाकर बोली, समझाऊंगी, बस अभी नहीं। उधर वह पागल रेस्तरां मालिक का बेटा फिर जिन से टकरा गया और जबरदस्ती दूसरी विश कर बैठा, 20 साल पीछे जाने की। वहां जाकर उसे पता चला कि जिस अपराध की पुलिस जांच कर रही है उसका गुनहगार तो वही था, और गवाह उसकी खुद की माँ। वर्तमान में लौटते ही वो उस पर चिल्लाया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं इतने सालों से डर में जी रहा हूँ। अगले दिन यंग उसकी माँ के रेस्तरां पहुंची जो अब औने पौने दाम पर बिक रहा था। फिर वो खुद उस आदमी से मिलने गई, वही पीला बाल का टुकड़ा और हेयर डाई की शीशियां हाथ में लिए। वो ठंडी आवाज में बोली, सुना है तुम अपने शिकारों के बाल रंगते हो, सीधे सैलून खोल लेते, आसान रहता। वो दंग रह गया, तुम ये सब सबूत मुझे देने आई हो? यंग ने आंखें संकरी की, क्योंकि ये केस मजेदार है लेकिन अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, हो सकता है हम साथ काम करें। वो हंस पड़ा, मुझे पता था तुम भी मेरी तरह पागल हो। घर लौटने पर जिन ने पूछा, उसे सबूत क्यों दे दिए? यंग ने समझाया, अगर पुलिस को देती तो वो तीसरी विश से भाग जाता, किसी को नहीं पता शरीर कहाँ है। अब वो अपनी आखिरी विश से उसी समय जाकर सबूत छुपाएगा और उसी वक्त तुम मेरी डायरी मेरे पुराने वाले मुझे दे दोगे। जिन उसकी चतुराई पर दंग रह गया, कमाल हो तुम, तुम्हें तो लैंप में रहना चाहिए मेरे बजाय। फिर जिन ने उसे एक और सफर पर बुलाया, दुबई। मरहूम यादों के 20 गायब साल समझने के लिए। उनके पहुंचते ही जिन ने कहा, इस लैंप को रब करो, और उससे निकल पड़ी एक बेहद खूबसूरत महिला जिन्न। जिन ने लंबी सांस भरी, वो मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं इसकी एक्स हूँ। यंग की भौं ऊंची हुई, वाह तो कितने साल हुए ब्रेकअप को? जिन हकलाया, बहुत बहुत साल। महिला जिन्न ने चुभन से पूछा, वैसे वो टीकअप सेट कहाँ है जो मैंने दिया था? जिन ने गर्दन खुजलाई, ओह पता नहीं, पुराना था। यंग ने दोनों को देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम लोग बातें करो, मैं टहल कर आती हूँ। उधर समानांतर दुनिया वाले दुबई में यंग की दादी और मी मजे से घूम रही थी। खाना, खरीदारी, हंसी, सब कुछ जैसे फिर से जी उठे। रेस्तरां में बैठी दादी अचानक पुराने दिनों की
याद में चली गईं। जब यंग ने पूछा था, दादी क्या आपको माँ की याद आती है? दादी ने मुस्कुराकर कहा था, हमेशा आती है बच्ची। वापसी पर यंग ने बैंक वाली औरत को अपने वर्कशॉप के बाहर खड़ा पाया, चिल्लाते हुए, उसे उकसाते हुए कि पहले वो अपनी आखिरी विश करे। इसी दौरान स्टोर मैनेजर ने जेनी को बुलाया और दिमाग चलाकर अपनी तीसरी विश से उसे कहा कि पिछली 2 विशेस भूल जाओ। उसे लगा कि जिन्न फिर से उसकी 3 नई विशेस देगा, पर वो जिन का जाल था और उसकी आखिरी विश भी बर्बाद हो गई। जिन वापस यंग के पास पहुंचा और सारी अपडेट दी जो यंग हमेशा डायरी में लिखती थी। वो धीरे से बोली, अगर मैंने आखिरी विश कर ली तो तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगे, यादों से भी। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसकी आंखों में पहली बार आंसू चमके। उधर टाई का सहायक मिस्टर साडे के साथ बैठा था। दोनों कभी एक दूसरे के पुराने साथी, और तभी उसे पता चला कि टीआई ने उसका स्वर चुरा लिया है। गुस्से में वो टाई से जा भिड़ा। जेनी बीच में कूदा और बोला, छोड़ ये नौकरी, मेरे साथ चल, डीमन वाले काम ज्यादा मजेदार है। और वो टाई को लेकर सीधे अंतरिक्ष में उड़ गया। वहाँ दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर टाई हांफता हुआ बोला, ठीक है मैं हार गया, लेकिन 20 मिनट की सच्चाई बताने से फिर भी इनकार कर दिया। इसी वक्त यंग उस पहाड़ी पर खड़ी थी जहाँ वो हमेशा सोचा करती थी। उसका पड़ोसी घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, माफ करना, मैं कुछ बहुत बुरे लोगों में फंसा हूँ। उन्होंने मुझे पैसों के लिए ऐसा करने को कहा, बहुत कर्ज है और सामूहिक बचत भी। और अचानक उसने यंग को धक्का दे दिया। यंग नीचे गिर रही थी और उसके सामने उसकी दादी, उसकी दोस्त माई और जिन की यादें चमक रही थी। अचानक जिन बिजली की तरह प्रकट हुआ, उसे थाम लिया। वो चिल्लाया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यंग ने धीमे से कहा, गिरी, मैं नहीं थी, तुम मुझे विश से बुला सकती थी। उसने फुसफुसाया, अगर आखिरी विश इस्तेमाल करती तो तुम्हें भूल जाती। और वही पल था उनके बीच पहली सच्ची मोहब्बत, एहसास। इधर वो कुत्ता जिसने इंसान बनने की विश की थी, आखिर अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढ ही लिया। भावुक होकर वो जिन जेनी के पास गया और बोला, मुझे वापस कुत्ता बना दो, यही मेरी आखिरी विश है। जेनी अवाक रह गया। कुत्तों की वफादारी इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। वो बुदबुदाया। उधर यंग बैंक गई और अपना सारा पैसा नकद निकाल लिया। लेकिन जिस रात वो घर लौट रही थी, कुछ बेघर गुंडों ने उसे घेर लिया, मारने पीटने की कोशिश की, पैसे छीनने लगे। तभी जेनी गुस्से से हवा चीरता हुआ पहुंचा, सीना चौड़ा कर दहाड़ा, सोही कहाँ है? उसे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था। यंग कराहते हुए बोली, क्या करूं? उसे नेचर कॉल लग गई थी। जेनी चीखा, तुम्हें हाथ लगाया, बस यही चीज मैं बर्दाश्त नहीं करता। और उसने उन गुंडों की जमकर धुलाई कर दी। बाद में दोनों साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। जीनी ने बताया कि कभी उसने भी 3 विशेस की थी। उसमें से आखिरी विश उन 20 खोए हुए सालों में की थी, जिन्हें वो अब याद ही नहीं कर पा रहा था। एक दूसरे जिन्न ने उससे कहा था कि वो छोटी लड़की जो 8 साल की उम्र में मर गई थी, दरअसल जीती रही पूरे 20 साल और। जीनी डरता था, आखिर उसने ऐसा क्या मांगा था जो उसकी यादों में नहीं? यंग ने कहा, पहाड़ से गिरते वक्त मैं भी डरी थी कि कहीं तुम्हें, दादी को या मुझे कोई आखिरी बार न देख पाऊं। जीनी मुस्कुराया और उसे एक शांत जगह ले आया। उसकी पहली डेट सच में यहीं शुरू हुई। यंग ने छेड़ा, अजीब है, तुमने मुझे कई बार बचाया, पहले तो बस मुझे हटाना चाहते थे। जीनी हंसा, अब हटाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर सच में दिमाग लगाया तो तुम्हें मिटा दूंगा। दोनों को महसूस हुआ ये रिश्ता तो बहुत पहले से लिखा हुआ था। इसी बीच क्लिनिक में मैं दादी के एक्सरे की तुलना उनके जवान रूप से कर रहा था। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दूसरी ओर उस पागल आदमी ने तीसरी विश कर दी, जैसा यंग ने पहले ही सोच लिया था। वो उस दिन वापस गया जब उसने अपना दूसरा शिकार मारा था। जैसे ही उसने लड़की को चोट मारी, उसी पल जीन ने यंग की डायरी उसके पुराने समय वाले रूप को पकड़ा दी। उसने किताब खोली, उससे शक्ति की लहर निकली। वो लड़की को बचाने, पुलिस बुलाने और उस आदमी को गिरफ्तार करवाने में सफल रही। जीनी वर्तमान में लौटा और यंग से कहा, मैं अपनी सारी खोई यादें वापस पाना चाहता हूँ, क्योंकि दिल कहता है तुम वही हो जिससे मैं उन 20 सालों में प्यार कर बैठा था। इस बीच मैं गांव में घूम घूम कर सबको दादी की पुरानी तस्वीरें दिखा रहा था। हर कोई पहचान गया, वो युवा लड़की वही दादी थी। घर पर दादी यंग के लिए खाना बनाकर जमा कर रख रही थी, हर डिब्बे पर निर्देश लिखे हुए, क्योंकि टाई ने बताया था कम उम्र होने से उसकी उम्र नहीं बढ़ी है। राजसी पेड़ जिस दिन खिलेगा वही उसका आखिरी दिन होगा। यंग वर्कशॉप पहुंची, जेनी भी आया। जेनी बोला, कल उड़ने वाले कालीन पर चलते हैं? यंग हंस पड़ी, कल मैं दादी के साथ बाहर जा रही हूँ, उन्हें मेरे साथ असली यादें जीने दूंगी। जेनी ने आह भरी, ठीक है, मैं अपने लिए यादें बना लूंगा। और वो उस छोटे लड़के के साथ गेम खेलने चला गया। लड़के ने खुशी से कहा, मेरी विश पूरी हो गई, माँ का वो आदमी गायब हो गया, अब हम खुश हैं। जेनी ने मुस्कुराकर कहा, बस खेल मत छोड़ना। लड़का हंसा, ड्रामा हीरो, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, कल मिलूंगा। उधर यंग और दादी फोटो खींच रहे थे। दादी बोली, ताकि मेरी यादें तुम्हारे पास हमेशा खूबसूरत रहें। यंग मन ही मन सोचने लगी, क्या दादी मेरे दिमाग में झांक लेती है? अगले दिन यंग दुबई गई, सिर्फ उस महिला जिन्न से जीनी के बारे में पूछने, लेकिन 2 आदमी उसका पीछा कर रहे थे।
उसने दौड़ लगाई और अचानक महिला जिन्न प्रकट होकर उसे बचा ले गई। बातों बातों में यंग को एहसास हुआ यही वो जिन्न थी जिससे जेनी सदियों पहले प्यार करता था। लैंप की दीवारों पर उसने उसी के बारे में लिखा था। वापसी पर जेनी मिला, वो उसे रेगिस्तान ले गया, एक छोटा सा बेस बनाया था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए पारंपरिक कपड़े भी लाए थे। वो कपड़े पहनकर यंग इतनी सुंदर लगी कि जेनी बस उसे देखता रह गया। यंग ने उसे जिन्नों वाले पवित्र नृत्य सिखाए। जेनी बार बार उसके पैरों पर चढ़ जाता और हर बार वो कहती, गलत है, फिर से करो। उधर गांव की एक औरत जो लंबे समय से यंग को शक की नजर से देख रही थी, रात में उसके घर घुस गई, फ्रिज खोला, खाना चखा और दंग रह गई। स्वाद बिल्कुल दादी जैसा। वो चीखते हुए बाहर भागी, ये वही है, वही दादी, ये जादूगरनी है। गांव में अफवाहें आग की तरह फैल गईं। ये बात पहुंची एक प्राचीन जादूगर तक जो बच्चे के रूप में फंसा था और करोड़ों सालों से जीवित था। वो जिन्न का दुश्मन था और यंग को इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि वो अब लैंप की रानी बन चुकी थी। यदि वो गायब हो जाती, लैंप उस जादूगर का हो जाता और उसे जिन्न पर पूर्ण अधिकार मिल जाता। उसी समय जेनी की खोई स्मृतियां लौट आईं। उसे याद आया, यंग कभी गोरेओ साम्राज्य में खजूर बेचने वाली गरीब लड़की थी। जेनी बार बार याद दिलाने की कोशिश करता, मैं वही हूँ, पर यंग उसे पहचानती ही नहीं थी। वो बस खजूर बेचती रहती। एक दिन जेनी ने उसे सोने से भरा जार फेंका, ये ले, अब कमा ली रोजी। वो खुश हुई पर फिर भी खजूर बेचती रही। अगले दिन वो ऊंट खरीदने गई, कोरिया लौटने के लिए। एक आदमी बोला, मेरे पास ऊंट है, आओ अंदर। यंग ने जेनी को कहा, अंदर जा रही हूँ, पीछा मत करना। अंदर घुसते ही उसे पीटा गया, उसका सारा पैसा लूट लिया गया। जेनी पहुंचा, सबको हरा दिया, सोना लौटा दिया। यंग रो पड़ी, मानव जीवन इतना हल्के में कैसे ले लेते हो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। वो घर में बंद हो गई। जेनी दीवारें फांदकर अंदर आया, चलो मैं तुम्हें कोरिया छोड़ दूंगा। यंग की आंखों में चमक थी, वो सच में खुश थी। उसकी मुस्कान देखते ही जेनी के दिल में पहली बार कुछ हिला। अगले दिन दोनों यात्रा पर निकले। रास्ते में एक बीमार बच्चा मिला। यंग ने उसे औषधि दी। जेनी बोला, तुम आधी इंसान आधी जिन हो, तुम्हारी बीमारी मानव शरीर की है। लड़का बोला, मुझे ठीक कर दीजिए। जेनी चल पड़ा। लड़के ने एक धागा पेश किया, अपनी जान देकर इसे खरीदिए, आपकी राह में मदद करेगा। जेनी ने हंसते हुए मना कर दिया। उस रात यंग एक पोशाक सिल रही थी, नींद से लड़ते हुए। जेनी आया और बोला, आराम क्यों नहीं करती? यंग बोली, मुझे ये ड्रेस पूरी करनी है। यंग वो ड्रेस अपने देश कोरिया लौटते वक्त पहनना चाहती थी। जेनी ने नरमी से कहा, इस दुनिया में अंधेरा ज्यादा है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लैंप के अंदर ले गया। वहाँ दोनों साथ बैठे। यंग उसकी रानी की तरह कहानियां सुनाती रही, लंबी सुंदर दिल छू लेने वाली, और जेनी उन्हें सुनता रहा, इतनी खुशी से कि उसका दिल भारी हो गया। दोनों की किस्मत जैसे एक दूसरे से बन चुकी थी। वे हर पल साथ बिताने लगे, हंसते हुए, बातें करते हुए, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन एक दिन लैंप किसी अजनबी को मिल गया। जैसे ही आदमी ने उसे रगड़ा, जेनी प्रकट हुआ। पहले तो उसने सोचा कि यंग ने बुलाया होगा, पर वह चौंक गया। वो आदमी वही कारवां वाला था जो बच्चों को यातना देता था, जिसे जेनी ने सदियों पहले खत्म किया था, लेकिन यह एक बच गया था। उस आदमी ने पहली इच्छा की, बहुत अमीर बनना। जेनी ने दे दिया। आदमी बाजार में घूम घूम कर अपनी दौलत का दिखावा करता रहा, लेकिन लोग उससे नफरत करते थे। गुस्से में उसने दूसरी इच्छा की, जो भी मेरी बेइज्जती करे सबको मार दो। जेनी झिझका। उसे यंग की वो बात याद आ गई कि इंसान को आसानी से चोट मत पहुंचाना, लेकिन उसे इच्छा पूरी करनी थी, और आधा गांव खत्म हो गया। उसी शाम आदमी बाजार से गुजरा और यंग को खजूर बेचते देखा। वह ताना मारता बोला, अब तुझे मुझ पर तरस आ रहा है क्योंकि पहले मैं गरीब था, तू मुझे दाने देती थी जैसे मैं भिखारी हूँ। मांग जो मांगना है, सोना जवाहरात खजाने। यंग बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे भी अपने देश लौट जाऊंगी। उस आदमी का अहंकार फट पड़ा। अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने महल लौटकर उसने बदला लेने की ठानी। उधर यंग ने जेनी को वह ड्रेस दिखाई जो उसने महीनों में सी थी। तभी जेनी फिर से बुला लिया गया। आखिरी इच्छा है, वो औरत जो मेरी बेइज्जती कर गई, उसे मेरे पास लाओ और वो जिंदगी भर मेरे साथ रहे। जेनी ने इच्छा पूरी की और जैसे ही उसने चेहरा पहचाना, वह दहशत से कांप उठा। वह यंग थी। जेनी फट पड़ा। उसने पहरेदारों को ध्वस्त कर दिया और यंग को बचाने लगा। तभी वही छोटा लड़का प्रकट हुआ जिसने उसे जादुई धागों का सौदा दिया था। वह धागे जेनी के पैरों पर फेंका। जेनी जकड़ गया, हिल भी नहीं पाया। लड़के ने कहा, ये वही धागे हैं जिनका तूने मजाक उड़ाया था, अब देख क्या कर सकते हैं। फिर उसने सच्चाई बताई, यह दासी यंग जेनी से प्यार करती है। आदमी पागल हो गया। उसकी जलन, उसकी ईर्ष्या, और उसने यंग को छुरा घोंप दिया। जेनी की दुनिया उजड़ गई। वह चीखा, कांपा, टूट गया। यंग उसकी बाहों में पड़ी थी। आखिरी सांसें लेती हुई बोली, इंसान उतना ही जीता है जितना उसकी किस्मत में लिखा हो, और मर गई। जेनी रो पड़ा, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने पुकारते हुए कहा, मैं 3 इच्छाएं दूंगा, बस पहली इच्छा उसे बचाने की होना चाहिए। एक लालची आदमी आया, बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जेनी ने दे दिया, फिर बोला, अब उसे बचा लो। आदमी बोला, नहीं, और सोना चाहिए। जेनी ने दूसरी इच्छा भी दे
दे दी। तीसरी इच्छा, पूरी दुनिया सोने से भर दो, और यंग मर चुकी थी। समय खत्म। जेनी पागल हो गया। उसने पूरा महल, पूरा शहर नष्ट कर दिया। अब सोना बचा ले तुम्हें, वह बोला, जब तुम राख बन चुके हो। फिर यंग की लाश उठाई, अपने वतन ले गया। वहां उसने कहा, मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा, बस उसे किसी भी जन्म में एक बार फिर देख लूं। वर्तमान में गांव वाले अब दादी का भेद जान चुके थे और उन्हें पकड़ने पहुंच रहे थे, पर दादी घर से गायब थी। जैसे ही वह औरत बाहर निकली जिसने दादी पर शक किया था, एक कार ने उसे हवा में उछाल दिया। कार में से उतरा आदमी, जादूगर का आदमी। यंग को जीनी ने सब बताया। उसके सारे दर्द के लिए वह जिम्मेदार था। यंग ने कहा, अतीत चला गया, अब हम भविष्य ठीक करेंगे। यंग ने दादी और मुझे लैंप में सुरक्षित रखा, मिस्टर सैद को पहरा दिया। फिर यंग बैंक गई और उस लालची औरत से बोली, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा खरीदना चाहती हूँ। और जब वो इच्छा जेनी को दी गई, वह बोली, मेरी आखिरी इच्छा। सब कुछ वैसा ही हो जैसा यंग ने योजनाबद्ध किया है। अब युद्ध शुरू होना था। जेनी ने विदा ली, ऐसे जैसे ये आखिरी बार हो। जादूगर ने उसे जकड़ लिया, जादुई धागों से। यंग को भी पकड़कर बांध दिया गया। जैसे ही जादूगर ने उसे मारने को हाथ उठाया, यंग गायब हो गई। असल में बैंक वाली औरत के सौदे के अनुसार एक खास शब्द बोलते ही यंग वहीं पहुंच जाती है जहाँ जेनी है। वह जेनी के पास प्रकट हुई, धागे तोड़े, दोनों साथ खड़े हो गए। ताई की सहायक लैंप लेकर आई जादूगर के लिए। मिस्टर सैड ने उसे देखा और दंग रह गया। तू? वो बोली, मैं बस आदेश मान रही हूँ। जादूगर समझ गया उसके साथ धोखा हुआ है। ठीक उसी समय मिस्टर सैद अपनी असली रूप तेंदुए में बदल गया। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करें। गांव वालों को यंग पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, जब जमीन पर सोए हुए पक्षी दिखे, लड़ाई का समय है। सब गांव वाले जादूगर के घर पहुंच गए, पर जादूगर लैंप में घुस चुका था। उसने दादी और मुझे बाहर फेंक दिया। आदेश दिया, पहले इस लड़की को मारो, ताकि यंग मजबूर हो अपनी तीसरी इच्छा इस्तेमाल करने। गोलियां चली, लेकिन दादी ने खुद को ढाल की तरह मेरे आगे फेंक दिया। गोली उन्हें लगी। जादूगर आगला हो गया। उसे पहले मरना चाहिए था। उस वक्त जिन्नी ताई से लड़ रहा था। उसे वो प्राचीन जादूगरों के पिता की बात याद आई, मेरे बेटे को खत्म कर दो, उसका भ्रष्टाचार अब रुकना चाहिए। तभी वे लोग यंग को घसीट कर अंदर लाए, ताकि वो अपनी दादी को गोली खाते देखे। यंग चीखी, टूट गई, वहीं बैठ गई। उन्होंने मिस्टर सईद को भी मार दिया और उसकी लाश अंदर फेंक दी। लेकिन ठीक उसी वक्त गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। कोई चिल्लाया, आखिरकार, इतना टाइम लगा दिया आने में। सबने मिलकर लड़ाई की, जादूगर के गुंडों को गिराया और मुझे अस्पताल भेजा। अगले सीन में जादूगर यंग को खत्म करने ही वाला था कि जिन्नी ने अपने ही धागों से उस पौधे को काट दिया जो उसकी शक्ति का स्रोत था। जादूगर एक झटके में गायब हो गया। जिन्नी उसके पास आया, जीनी ने उसे खोला और फिर यंग अपनी दादी के पास भागी। जीनी को भी मिस्टर सैयद की मौत से बहुत दुख पहुंचा। उधर दादी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे यंग बहुत टूट जाती है। अगले दिन यंग दादी के जनाजे में थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह घर लौटी, चुपचाप बैठी और अपनी दादी के लिखे हुए हर खत को पढ़ती रही। तभी बैंक की वह कर्मचारी आई, बोरी में भरा पैसा पकड़ाकर बोली, ये तुम्हारा है, क्या मैंने तुमसे चुराया था? यंग को कुछ याद नहीं था, क्योंकि तीनों इच्छाएं पूरी होते ही उपयोगकर्ता अपनी यादें खो देता है। लेकिन यंग ने बस मुस्कुराकर कहा, तुमने किसी की जान बचाई थी, ये तुम्हारा हक है। पर कर्मचारी बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। उसने यंग से माफी मांगी, जितनी बार भी उसने उससे जलन की थी। यंग ने वो पैसा लिया, घर के आंगन में खोद कर दबा दिया। बाद में मैं उसके साथ रहने आ गई, लेकिन यंग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बस लगातार चिराग रगड़ती रही, न खाना न आराम। एक दिन अचानक घर से निकली और सीधे रेगिस्तान की तरफ चल पड़ी, वही जगह जहाँ पहली बार जिन्नी मिला था। वह कई दिन पैदल चली, उसका नाम पुकारती रही, और आखिरकार वो उसके सामने आ ही गया, रोते हुए। उसने उसे अपनी आखिरी इच्छा बताई, मैं एक दिन के लिए सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ, जो मेरी दादी ने महसूस किया, जो गाँव वालों ने सहा, जो मैं मेरे लिए महसूस करती है। मुझे एक दिन इंसान बना दो, ये चाहत मेरी आजादी बन जाएगी, मुझे पता है, लेकिन ये जरूरी है। जिन्नी फूट फूट कर रो पड़ा, बोला, तुम इंसानों में सबसे नेक हो। ने कहा कि वो उसकी यादें मिटा देगा और उसकी इच्छा पूरी होगी। उसी पल यंग का दिल इंसानों की तरह धड़कने लगा। उसकी सारी यादें, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक, सब उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह चमकी। वह रोई, कांपी और दर्द में टूटती चली गई। उधर ताई ने जिन्नी को भी खत्म कर दिया, जैसे दोनों ने पहले से तय किया था। लेकिन ताई की असिस्टेंट रेगिस्तान पहुंची, यंग से माफी मांगी और उसे जिन्नी से जुड़ी सारी यादें दे दी। यादें लौट
लौटते ही यंग का दिल और भी भारी हो गया। वह रेगिस्तान में भटकती रही और वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मेरे को खबर दी, गांव वाले भी उसके जनाजे में आए। समय बीता। एक दिन मैं उसकी कब्र पर बैठी थी कि अचानक यंग उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार चिराग की जिन्न के रूप में। मैं दंग रह गई। 3 इच्छाएं मांगो, यंग ने कहा। उसने सब कुछ बताया और बोली, बहुत बातें हो गई। इच्छा बोलो। मैं की पहली इच्छा, हम हर रोज 4 बजे साथ में खाना खाएं। दूसरी इच्छा, गांव के सारे बच्चे मेरे क्लिनिक आएंगे और मैं उनका मुफ्त इलाज करूंगी। तीसरी उसने टाल दी। वक्त बीतता गया, गांव में शांति लौट आई। एक दिन यंग ने मेरे से कहा, जिंदगी कैसी भी हो साथ मत छोड़ना, और जब उन लोगों से मिलो जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा मिस किया है, मुस्कुराना। मैंने तीसरी इच्छा बोल दी और उसी पल उसकी यादों से यंग का चेहरा मिट गया। 1 साल तक यंग अकेली रही, बस दूसरों की इच्छाएं पूरी करती रही। एक बरसाती दिन वो बाहर खड़ी थी, आसमान देख रही थी। क्या जबरदस्त रोमांटिक सीन बन सकता था, लेकिन किस्मत ही खराब है मेरी। तभी जिन्नी उसके बगल में प्रकट हुआ। वो हिलकर रह गई। तुम वापस कैसे आए? उसने पूछा। जिन्नी हंसा, मुझे खुद नहीं पता, बस पल को जी लो औरत। पता चला दादी ने ताई को इतना तंग किया कि उसने मजबूर होकर चिराग वापस लौटा दिया और जिन्नी फिर आजाद हो गया। अब वह इंसानी दुनिया में रहने लगा। उसने नौकरी करके पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन यंग को पसंद नहीं आया। उसने बगीचे में गड़ा पैसा खुद ही निकाल लिया। जिन्नी ने उसे बताया कि अंकल सईद भी वापस जिंदा हो गए, बिल्कुल अपनी ही कॉपी की तरह, और अब सब बिना चिराग के ठीक चल रहा है। अंकल सईद ने आते ही सबसे पहले ताई की गोद में बैठकर उसकी असिस्टेंट वापस मंगवाई। उधर यंग और जिन्नी की रोज नई लड़ाइयां चल रही थीं। फिर अंकल सईद वही पुराने चाय के कप उठाकर ले आया, जिन्नी की एक्स गर्लफ्रेंड वाली, जिससे तूफान और बड़ा हो गया। यंग ने जिन्नी का पीछा करते हुए चिल्लाया, आज मैं असली हूँ, भागकर दिखाओ। बहुत साल बाद मैं एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, सफेद बाल, थकी हुई आंखें, लेकिन वो उसी जगह आती थी जहाँ ये सब जादुई किस्से शुरू हुए थे। अगले सीन में जीनी ने अकेले नृत्य नहीं किया, उसके साथ उसकी जिंदगी का साथी नाच रहा था। यंग ने शिकायत की, अरे यार, नया सदी आ गई है और हम अब भी यही नाच? अभी भी मेरे पैर पर चढ़ रहे हो? बस आज के बाद ट्रेनिंग नहीं दूंगी, और लगता है दोनों हर सदी में साथ नाचते रहेंगे, दुनिया के खत्म होने तक। दादी भी उन्हें ऊपर से ब्लेसिंग्स देती है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।